स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है एनवायरनमेंट। हमारी चर्चा का विषय है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइबल कम्युनिटीज। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो। अफ्रीकन कोर्ट ऑर्डर्स द केनियन गवर्नमेंट टू पे $1.3 million एज रेपरेशन टू देयर इंडिजिनस ओगीक पीपल। तो एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जहां पे अफ्रीका की एक कोर्ट ने केनियन गवर्नमेंट, और ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ केनियन कोर्ट, इट इज द अफ्रीकन यूनियंस कोर्ट विच हैज ऑर्डर्ड केनिया टू पे कॉम्पेंसेशन टू ओगीक पीपल। तो हम लोग इस डिस्कशन में इस केस को समझेंगे, एग्जैक्टली ये केस क्या है, इस केस का महत्व क्या है। इसके अलावा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो, तो यहाँ से मैं क्या डेटा एक जोड़ सकता हूँ, किस तरह के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आपने 2022 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो दिस इज सेट ए क्वेश्चन नंबर 82, जहां पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर रेफ्यूजी सेटलमेंट के बारे में पूछा गया था। बीडीबीडी, लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट कहाँ से है, और इन जनरल रेफ्यूजीज के बारे में सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेफ्यूजीज, बट समझ लीजिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फिर ट्राइबल कम्युनिटी का आ गया, तो बीडीबीडी के बदले इट कैन ऑल्सो बी ओगीक पीपल। इस सवाल का जवाब जानते हैं कि बीडीबीडी इज ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन दी नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा, इट्स नॉट केनिया। केनिया में नहीं, युगांडा में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका जवाब है 2 और 3, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बट ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर वो कहाँ पे रहते हैं, अब ओगीक पीपल केनिया से मुझे पता चल गया, लेकिन किस फॉरेस्ट में रहते हैं, समझ लीजिए उस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। इसके अलावा मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे इंडिया और केनिया की, और अंत में एक मेंस का सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिसके ऊपर हम लोग सेपरेट डिस्कशन जरूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थोड़ा सा ज्योग्राफी ओरिएंटेड चीज़ें भी हम लोग समझेंगे, केनिया में एक फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, कुछ माउंटेन के बारे में जानेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। कई लोगों ने मैसेज किया कि सर फाउंडेशन बैच 1 में आई कुड नॉट एनरोल। 25 जून लास्ट डेट थी, 20 जून से हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने मिस किया है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच 2 शुरू हो रहा है 11 जुलाई 2022 से। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। पहले बैच की टाइमिंग थी 6 PM, लेकिन इस बार हम लोगों ने मॉर्निंग बैच बनाया है फॉर द अर्ली राइजर्स। इनफैक्ट सुबह काफ़ी एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी जल्दी होती है, आपको टाइम जल्दी मिल जाता है अगर आप जल्दी उठोगे और तैयारी शुरू कर दोगे। स्पेशली फॉर द जॉब गोअर्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका जॉब 10 साढ़े 10 के बाद आपको ऑफिस जाना है, तो दिस इज एन आइडियल बैच फॉर यू। जस्ट फिनिश ऑफ द क्लास, गो टू ऑफिस, इन द इवनिंग अगेन रिवाइज द स्टफ, राइट। और आप जानते हैं स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। Again, quality and affordability are our mottos. Affordability के perspective, this course is priced at only 25,000 rupees. लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, you will get it for 18,999 only. यार इतनी तो यूपीएससी के टेस्ट सीरीज की प्राइजेस होती है, right? So at this price you will get everything. You will get one-to-one mentorship, group mentorship. You will get the success in prelims program, the current affairs program, everything at one place. Just visit the details here and enroll as soon as possible. Do not miss this opportunity. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ्रीकन कोर्ट है, अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स। ये केनियन कोर्ट नहीं है, अफ्रीकन यूनियन की एक कोर्ट है, जिन्होंने केनियन गवर्नमेंट को कहा है $1.3 million का कॉम्पेंसेशन आप दे ओगीक लोगों के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जज थी स्टेला अनुकम, उन्होंने ऑर्डर किया टू द केनियन गवर्नमेंट कि यू पे अबाउट $491,000 to the Ogiek people as material compensation। इसके अलावा मॉरल डैमेजेस भी पे करने को बोला, विच इज मच हायर। टोटली $1.3 million का एक कॉम्पेंसेशन जा रहा है अभी ओगीक लोगों के लिए। अब सबसे पहली चीज, सर ये ओगीक पीपल या ओगीक फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी, वेयर डू वी फाइंड इट, हु आर दीज ओगीक पीपल? वी फाइंड देम इन केनिया। इनकी पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास, जो यहाँ पे विक्टिम्स है इन दिस लैंडमार्क केस।
कहाँ पे ये मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें माऊ फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि माऊ फॉरेस्ट के आसपास, विच इज क्लोज टू द रिफ्ट वैली इन केनिया। आप जानते हैं केनिया में एक रिफ्ट वैली है, उसके आसपास ये माऊ फॉरेस्ट मार्जिनलाइज्ड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है। ये कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज विच आर फ्रॉम केनिया, और ये आपको माउंट एल्गॉन के आसपास मिलेंगे। ये सारी लोकेशन है कहाँ पे? सी, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज केनिया, और यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के ईस्टर्न साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माऊ फॉरेस्ट, एंड दिस इटसेल्फ इज माउंट एल्गॉन ऑल्सो। टू डू रिमेंबर दिस लोकेशन। तो केनिया में आपको मिलेंगे ओगीक कम्युनिटी के पीपल जो रिसाइड करते हैं माऊ फॉरेस्ट के आसपास। 35,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, एंड हियर इज माउंट एल्गॉन ऑल्सो, राइट। तो ये तो आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इस केस के बारे में। ये केस है क्या? देखिए, इन जनरल जहाँ पे भी कॉलोनाइजर्स गए वहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। अब जब सरकार बदल चुकी, जब इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद द फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैव आल्सो डन द सेम। तो यहाँ पे ओगीक लोगों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो गए। इनजस्टिस क्या यार? सदियों से ये लोग जंगल में रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, पीसफुली दे लिव विद द नेचर। लेकिन सरकार आई, सरकार ने कहा कि अब ये फॉरेस्ट हटेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे एक इंडस्ट्री बनेगी, या फिर ये लैंड हटेगा, यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, या फिर इस फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आप यहाँ से हट जाइए, आप वी विल रीसेटल यू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओगीक लोगों के साथ भी यही हुआ करके उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ओगीक पीपल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेंटर फॉर माइनॉरिटी राइट्स डेवलपमेंट अफ्रीका से, इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की कि केनिया की सरकार हमारे खिलाफ अभी भी ये वायलेशंस कर रही है। 2006 में इन्होंने कंप्लेंट किया, नॉट टू द कोर्ट बट टू द अफ्रीकन कमीशन। अफ्रीकन कमीशन है, अफ्रीकन यूनियन ने इसको बनाया, ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स। 6 साल कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुई। अफ्रीकन कमीशन ने फाइनली इस केस को ट्रांसफ़र किया 2012 में टू दी अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि एक और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जुड़ गया, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, बहुत सारे डिपोजिशंस लिए, इन्वेस्टिगेशन की, जो कम्युनिटी के साथ थी उनके साथ कंसल्टेशन की। उसके बाद इवेंचुअली इन्होंने ये कहा कि देयर हैज़ बीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द केनियन गवर्नमेंट। जैसे ही केस अफ्रीकन कोर्ट के पास पहुंचा अगले ही साल 2013 में, सबसे पहले उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि जो भी केनियन सरकार की लैंड के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी, जहाँ पे उन्होंने लैंड अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को रोके, पुट एन इम्पोजिशन ऑन लैंड ट्रांजैक्शन एज सुन एज पॉसिबल ऑन द माओ फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि लैंड को आप डाइवर्ट नहीं करोगे। तो मैटर चला, दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स सुने गए। इवेंचुअली 2017 मई के महीने में बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट आया। अफ्रीकन कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया फ्रॉम द साइड ऑफ द ओगीक पीपल कि उनको बहुत सालों से उनके राइट्स को डिनाई कर दिया गया है। अब 2017 में ये जब जजमेंट आया था, उसी समय पे इतनी चर्चा हुई थी, इसे काफ़ी सिग्निफिकेंस बताया गया। क्यों? इट सेट अ प्रेसिडेंट, क्योंकि आज ओगीक कम्युनिटी जो केनिया से है, उन्होंने अफ्रीकन कोर्ट में एक याचिका दायर की और वो जीत गए। और अफ्रीका में अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी से, जो कभी न कभी कहीं ना कहीं दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉलोनाइजर्स, बाय देयर ओन गवर्नमेंट्स ऑल्सो। सो इट सेट अ बिग प्रेसिडेंट फॉर ऑल द एनवायरमेंटल केसेस, नॉट जस्ट इन अफ्रीका। केवल अफ्रीका में नहीं, दूसरे सभी देशों में ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन गया। अब इसके बाद कॉम्पेंसेशन के लिए भी याचिका गई, राइट। तो 8 साल का जो बैटल हुआ, उसमें पहले तो अफ्रीकन कोर्ट ने कहा कि केनिया की सरकार ने 7 अलग आर्टिकल्स अफ्रीकन चार्टर के वॉयलेट किए हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ओगीक लोग दे हैव बीन प्लेइंग अ लीडिंग रोल एज द गार्डियंस ऑफ लोकल इकोसिस्टम। वो लोग शांति के साथ फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली इस्तेमाल कर रहे हैं माओ फॉरेस्ट में, और कहीं ना कहीं उनके अधिकार अभी वॉयलेट हो रहे हैं। और जब ये कॉम्पेंसेशन के लिए ये जो याचिका आई, वहाँ पे अभी फिर से अफ्रीकन कोर्ट ने बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन ऑर्डर किया है ऑफ $1.3 मिलियन, बोथ मटेरियल कॉम्पेंसेशन एज वेल एज मॉरल डैमेजेस। यहाँ पे सरकार से कहा गया है कि आप एक कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड बनाएं। अगले 12 महीनों में होना चाहिए कि केनियन गवर्नमेंट एक कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड बनाएगी और यहाँ पे $1.3 मिलियन फंड डालेगी एज कॉम्पेंसेशन, और जो ओगीक लोग हैं उनके लैंड राइट्स नहीं वॉयलेट किए जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा अफ्रीकन कोर्ट ने ये भी रिकग्नाइज किया है दैट ओगीक पीपल आर इंडिजिनस पीपल ऑफ केनिया। उन्हें
जंगलों से नहीं हटाया जाएगा, उनका कल्चर, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओगीक लोगों के साथ ही मिलकर केनिया की सरकार डीलिमिट करेगी, डिमार्केट करेगी लैंड, जो भी एंसेस्ट्रल लैंड है वो उन्हें दिए जाएंगे एज इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स, सारी टाइटल्स दी जाएंगी टू द ओगीक पीपल। एक चीज़ है जिसको अफ्रीकन कोर्ट ने खारिज किया, ओगीक लोगों की जो डिमांड थी केस के दौरान, उन्होंने कहा था कि एक पब्लिक अपॉलॉजी आनी चाहिए केनियन गवर्नमेंट से और एक मॉन्यूमेंट बनना चाहिए फॉर ओगीक पीपल, जिसको डिसमिस कर दिया गया। बट नॉनदलेस इट इज़ अ ह्यूज विक्ट्री फॉर द ओगीक पीपल। तो ये था अबाउट द केस, ओगीक पीपल विक्ट्री ओवर द केनियन गवर्नमेंट। अब अगर हम लोग बात करें ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में और अगर हम लोग बात करें इंडिया के बारे में, केनिया का जो एक केस था उससे अगर हम लोग बात करें, इज द इंडियन एक्सपीरियंस रियली डिफरेंट फ्रॉम केनिया? अगर डिफरेंट है तो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कोलोनाइजर्स ने कोलोनाइज किया। ब्रिटिश तो थे ही थे, फ्रेंच थे, इटालियंस थे, जर्मन्स थे, पोर्चुगीज थे, स्पेनिश थे, अलग अलग लोगों ने कोलोनाइज किया हुआ था। और जहाँ पे भी कोलोनाइजर्स जा चुके हैं वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हो, उन्हें एक्सप्लॉइट ज़रूर किया है। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया में भी वही हुआ है जो केनिया में हुआ है। अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश एरा के बारे में, इंडिया में क्या हुआ? ब्रिटिश एरा के दौरान फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स बेस जो लोकल कम्युनिटी को मदद करता है, उससे एक शिफ्ट हुआ और फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्लियर करना शुरू हो गया फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट्स। तो ब्रिटिश टाइम के दौरान वी नो ट्राइबल्स के जो भी राइट थे, बहुत सालों से, बहुत सदियों से अलग अलग फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ट्राइब्स जंगलों में रहते थे, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, जंगलों को काट दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड बनाए गए, इंडस्ट्रीज बनाए गए, एटसेट्रा। जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसी तरह की पॉलिसीज चलती रही इंडिया में टिल 2006। क्यों? क्योंकि 2006 में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट बना, दैट इज बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट बना 2006 में। तो हम लोग कह सकते हैं एक छोटा सा बदलाव है इंडियन एक्सपीरियंस और केनियन एक्सपीरियंस में। 2006 में वहाँ पे कंप्लेंट हुई थी इंडिया में, यहाँ पे एक एक्ट बना था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। लेकिन हमारे सामने ये भी सवाल रह जाता है, हैज़ द सिचुएशन रियली चेंज्ड सिंस 2006? और यही है आपका फूड फॉर थॉट सवाल। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस डिस्कशन को हम लोग एक सवाल के साथ एंड करेंगे कि 2006 के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या आज भी हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटीज हो, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हो, have their social status, have their economic status has enhanced? Are they living peacefully with the forest? यही सवाल है आपके लिए। सबसे पहले, what kind of rights are recognized in the scheduled tribes and other traditional forest dwelling Act 2006? That is basically recognition of Forest Rights Act 2006 में किस तरह के अधिकार दिए गए हैं ट्राइबल्स को और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। इसके अलावा एनालाइज करना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या इसने मदद की है to uplift the economic and social status of forest dwellers. Basically analyze the implementation of this act. यही है आपका food for thought question. In fact इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर एक अलग डिस्कशन ही करेंगे हम लोग इन फ्यूचर। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आई कम अप विथ अ सेपरेट डिस्कशन ऑन द एंटायर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन टिल नाउ। बट डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आई होप कि यू हैव गेज द आइडिया कि अगर केनिया की एक न्यूज़ है, अगर एक एनवायरमेंटल केस चल रहा है, इट हैज़ अ बेयरिंग नॉट जस्ट ऑन केनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन ऑन इंडिया। नाउ विद दैट नोट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।